हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आज का जो आपका टॉपिक है एवोल्यूशन सेकंड का ए पार्ट। इससे पहले आपने एवोल्यूशन पढ़ा हुआ जैव विकास, द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन मिलियंस ऑफ ईयर्स, इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में आपने इससे पहले एविडेंसेस पढ़े थे, प्रमाण आपने देखा था। होमोलॉगी था, समजात अंगों से प्रमाण था। एनालॉगस ऑर्गन्स मने समवर्ती अंगों से प्रमाण था। वेस्टिजियल ऑर्गन्स से प्रमाण था। कनेक्टिव लिंक्स थी। इसके अलावा आपके फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से था। पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस मने जो हमारे जीवाश्म हैं उनसे प्रमाण था। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस था, भ्रूण विज्ञान से प्रमाण था। दीज आर द वेरियस एविडेंसेस विच शोज दैट द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन टेक्स प्लेस, की जैव विकास हुआ है। अब आज हम पढ़ते हैं इन एविडेंसेस के आधार पर जो थ्योरीज, जो हाइपोथेसिस दी गई। तो कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, तो जो कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन है, ये एक साइंटिस्ट हुए हैं यहां पर 4वीं शताब्दी में, एम्पिडोक्लीज। इन्होंने सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन दिया कि हाँ, वास्तव में जैव विकास की परिकल्पना कि कैसे, कि क्यों यहाँ पर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्जन हो रहा है, तो उन्हें परिकल्पना दी। इसके अलावा एक साइंटिस्ट हुए ऑसबॉर्न। इन्होंने क्या किया था, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का यहाँ पर आइडिया था, आइडिया ऑफ एवोल्यूशन। तो ये जो आइडिया दिया एवोल्यूशन का, लेकिन वास्तव में जो एवोल्यूशन है उसकी जो मेन थ्योरी प्रस्तुत की थी वो लैमार्क ने प्रस्तुत की थी। तो लैमार्क इज आल्सो कॉल्ड द, ये वही लैमार्क है फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, कि इन्होंने क्या कहा गया, फादर ऑफ एवोल्यूशनरी थ्योरी, फादर ऑफ एवोल्यूशनरी थ्योरी। अब यहाँ पर जो एवोल्यूशनरी थ्योरी है वो मुख्य रूप से 3 थ्योरी है। एक लैमार्किज्म है, लैमार्क की थ्योरी। एक डार्विनिज्म है, डार्विन्स थ्योरी। और तीसरा है म्यूटेशन थ्योरी, उत्परिवर्तनवाद। तो लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद, मैं तीनों को यहाँ पर सीरियल से लूंगा। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर लैमार्किज्म या लैमार्क थ्योरी। दिस इज द लैमार्किज्म। लैमार्किज्म थ्योरी है, डार्विनिज्म है, और क्या है यहाँ पर, म्यूटेशन थ्योरी है, म्यूटेशन थ्योरी। इन तीनों थ्योरी में सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर लैमार्किज्म, लैमार्कवाद। आपको पता है कहाँ कैसे थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रेंच साइंटिस्ट, gave the evolutionary theory also known as the Lamarck's theory, and their hypothesis, their theory of evolution published in बुक फिलोसफी जूलॉजिक। एक बुक का नाम है इनके फिलोसफी जूलॉजिक। फिलॉसफी जूलॉजिक नामक बुक में इन्होंने अपनी थ्योरी क्या की थी, पब्लिश की थी। और फिलॉसफी जूलॉजिक जो इनकी यहाँ पर बुक थी, इसमें जैव विकास संबंधी मत प्रस्तुत किया था। और जो जैव विकास संबंधी मत इनका था वो मुख्य रूप से किस पर आधारित था, कि यहाँ पर उन्होंने अंगों के यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के आधार पर अपनी थ्योरी क्या की थी, प्रस्तुत की थी। इसी थ्योरी को हम यहाँ पर डिटेल में आगे लेते हैं लैमार्क थ्योरी में। तो आप देख रहे हैं जो लैमार्किज्म है या लैमार्क की थ्योरी है, उनकी थ्योरी यहाँ पर फिलॉसफी जूलॉजिक नामक बुक में सबसे पहले पब्लिश हुई। अब इनका जो मेन थ्योरी थी वो था थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, कि कौन कौन से यहाँ पर कैरेक्टर्स क्या होते हैं, एक्वायर्ड होते हैं। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, एंड यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो
जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उपार्जित लक्षण, जो पीढ़ी एक बार जो लक्षण ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं, ऐसा लैमार्क ने माना, एंड दैट इज कॉल्ड द एक्वायर्ड कैरेक्टर एंड देयर इनहेरिटेंस माने दे ट्रांसफर्ड इनटू द नेक्स्ट जनरेशन, एज वेल एज यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के अंगों के उपयोग और अनुपयोग का प्रभाव, इसके आधार पर इसने अपनी थ्योरी डेवलप की। तो यहाँ पर जो इसका पोस्टुलेट्स थे, क्या थे यहाँ पर देखिए, द पोस्टुलेट्स ऑफ लैमार्क, पोस्टुलेट्स ऑफ लैमार्किज्म। जो लैमार्क की थ्योरी थी उसकी वास्तव में परिकल्पना क्या थी कि यहाँ पर कि एवरी ऑर्गेनिज्म or organ has the tendency to increase, सभी जीवों में या ऑर्गन्स में इंक्रीज माने वृद्धि की नेचुरल टेंडेंसी होती है, ठीक है। और दूसरा क्या है यहाँ पर, इन्वायरमेंटल चेंज ड्यू टेंडेंसी टू नेचुरल टेंडेंसी, प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। दूसरा है यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लोगों के यहाँ पर जरूरत के हिसाब से, या ड्यू टू द इन्वायरमेंटल चेंज, ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंज, नीड ऑफ ऑर्गन्स, वातावरण में परिवर्तन के कारण जो नीड होती है, न्यू ऑर्गन्स अराइजेज, नीड ऑफ न्यू ऑर्गन्स या मॉडिफिकेशन अकर्स, ठीक है। इन्वायरमेंटल चेंज जो प्राकृतिक कारण है यहाँ पर, उसके कारण से नए ऑर्गन्स की या तो उत्पत्ति होती है, जरूरत महसूस होती है, या उनमें मॉडिफिकेशन होते हैं। जो तीसरा इनका पॉइंट है कि जो ऑर्गन्स कंटिन्यू यूज होते हैं, द ऑर्गन्स कंटिन्यू इन यूज बिकम मोर डेवलप्ड, जिन ऑर्गन्स का लगातार यूज हो रहा है वो ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, एंड नॉट इन यूज, जिन ऑर्गन का यूज नहीं हो रहा है, बिकम लेस डेवलप्ड, वो कम डेवलप रह जाते हैं, ठीक है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर लैमार्क की थ्योरी का था कि यहाँ पर जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। द करेक्टर्स या ट्रेट्स एक्वायर्ड इन लाइफ टाइम, जीवन काल में जो करेक्टर एक्वायर हो जाते हैं, ठीक है, ट्रांसफर्ड इनटू नेक्स्ट जनरेशन, वो अगली पीढ़ी में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो चार पोस्टुलेट्स लैमार्क की थी। इसके फेवर में, अपनी परिकल्पनाओं के फेवर में लैमार्क ने जो एग्जाम्पल लिए, ठीक है, एग्जाम्पल्स, सबसे पहला जो एग्जाम्पल लिया वो किसका लिया, जिराफ का। क्या एग्जाम्पल है जिराफ का, आपने देखा है कि जो वर्तमान कंडीशन है यहाँ पर जिराफ की वो वैसा नहीं था। तो एवोल्यूशन ऑफ जिराफ, सबसे पहले इन्होंने कहा कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के अंदर जिराफ जो है पहले क्या थे, इन एंसेस्ट्रल टाइम, प्राचीन समय में, इन एंसेस्टर्स जिराफ वाज कैसे थे, गोट लाइक,
बकरी जैसे थे विद स्मॉल साइज एंड नेक, गर्दन भी छोटी थी, साइज भी क्या था, छोटा था, ठीक है। बट व्हेन प्लेंटी ऑफ ग्रासेस टेक्स प्लेस, उस समय बहुत ज़्यादा घास फूस थी, ठीक है। आफ्टर समटाइम्स ड्यू टू चेंज इन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में क्या हुआ, चेंज हो गया, चेंज इन इन्वायरमेंट, ग्रासेस एंड स्मॉल ट्रीज बिकम एक्सटिंक्ट, जो घास थी और छोटे छोटे वृक्ष थे वो खत्म हो गए। एंड टू रीच अप टू लॉन्ग ट्रीज एंड ब्रांचेस फॉर फीडिंग, भोजन के लिए अब केवल ऊंचे ऊंचे वृक्ष रह गए थे, तो वहां तक पहुंचने के लिए क्या हो गया, द जिराफ कंटिन्यू, क्या किया उसने, जिराफ ने लगातार अपने आगे के पैरों को, दे कंटिन्यू एफर्ट स्ट्रेच देयर नेक एंड, लगातार अपनी गर्दन को उचकाना पड़ा या खींचना पड़ा, और गर्दन के अलावा उसको क्या करना पड़ा, फोर लिम्स को, एंड लिफ्ट देयर फोर लिम्स, लिफ्ट देयर फोर, आगे के पैरों और गर्दन को लगातार उचकाना पड़ा। तो अंगों के यूज का प्रभाव, अंग यहां पर लगातार उपयोग हुए। एंड आफ्टर thousands of years the neck and forelimbs of giraffe become long, ये अंगों के उपयोग का एग्जाम्पल देखा उन्होंने जिराफ में, कि इस तरह से जिराफ जो है पहले बकरी नुमा था, धीमे धीमे घास फूस खत्म हो गई, लॉन्ग ट्रीज रह गए, तो उसने अपनी गर्दन को, आगे के पैरों को उचकाया, और अल्टीमेटली उसके आगे के पैर और गर्दन लगातार स्ट्रेच या लिफ्ट होने के कारण क्या हो गए, लंबे हो गए। ये अंगों के उपयोग का एग्जाम्पल था। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखते हैं डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, इसमें कौन सा एग्जाम्पल था, यूज ऑफ ऑर्गन्स का था, यूज ऑफ ऑर्गन्स। अब जो डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स है, इसमें एग्जाम्पल है स्नेक। स्नेक में पहले पैर पाए जाते थे, स्नेक हैड लेग्स इन एंशिएंट टाइम, सबसे पहले एंशिएंट टाइम में, प्राचीन समय में इसमें पैर पाए जाते थे, ठीक है। बट दे क्रिएटेड प्रॉब्लम इन, किसमें, भागने में, इन एस्केपिंग। सो कंटिन्यू दे क्रॉलिंग, लगातार वो क्या करते हैं, क्रॉलिंग करते रहे, रेंगने लगे। एंड ड्यू टू डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ड्यू टू डिसयूज ऑफ लिम्स, पैरों के लगातार अनुपयोग से, द स्नेक्स बिकम लिम्बलेस, कैसे हो गए, पैर खत्म हो गए इसमें। ये डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स का एग्जाम्पल था जो स्नेक में लिया गया। इसी तरह से यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के अदर एग्जाम्पल आप देखें तो इन बरोइंग एनिमल्स ले लें, या फिर केव ड्वेलिंग
एनिमल्स, जो गुफाओं में रहने वाले लोग होते हैं वो अपने आइज़ का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो केव ड्वेलिंग एनिमल्स में जब आइज़ का यूज़ नहीं होगा तो लगातार आइज़ का यूज़ न करने के कारण क्या हो जाएंगे, यहाँ पर रूडिमेंट्री आइज़ हो जाएंगी। रूडिमेंट्री आइज़ प्रेजेंट, रूडिमेंट्री आइज़ ड्यू टू डिसयूज ऑफ आइज़, ड्यू टू कंटिन्यू डिसयूज, लगातार वो अपनी आइज़ का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए कैसे हो गए यहाँ पर रूडिमेंट्री आइज़ हो गए। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल बर्ड्स का देख सकते हैं। ठीक है, बर्ड्स पहले कैसी थी, यहाँ पर टेरेस्ट्रियल थी। जब टेरेस्ट्रियल बर्ड्स किस में कन्वर्ट हुई, एक्वाटिक बर्ड्स में। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल बर्ड्स में जो लेग्स थे, जो लिम्स थे, यहाँ पर लेग्स या लिम्स, और एक्वाटिक में ये किस में कर रहे, वेब्ड टोज। ठीक है, जाल बन गया ताकि पानी पर क्या मिल सके, सपोर्ट मिल सके। तो ये भी एक इसका एग्जाम्पल है। तो जिराफ के साथ साथ स्नेक्स का, बरोइंग एनिमल्स का, बर्ड्स का, ठीक है, ये सब इन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल लिए कि ये सब एग्जाम्पल ये शो करते हैं कि दैट ऑर्गेनिक एवोल्यूशन टेक्स प्लेस वाया दिस प्रोसेस। इसी तरह से हम यहाँ पर एग्जाम्पल फ्लाइटलेस बर्ड्स देख सकते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एनिमी, कोई शत्रु ना होने के कारण, द सम बर्ड्स do not use, did not use wings, ठीक है, टू फ्लाई, उड़ने के लिए पंख का यूज नहीं करते थे। एंड ड्यू टू द कंटिन्यूअस डिसयूज ऑफ द विंग्स बिकम वेस्टिजियल, एंड विंग्स बिकम वेस्टिजियल due to continue disuse of wings। आपने देखा ये सब एग्जाम्पल थे जो लैमार्क की थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे कि इस ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इस तरह से हो रहा है। अब बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं इस थ्योरी में। ठीक है, ऑब्जेक्शंस ऑफ लैमार्क थ्योरी, ऑब्जेक्शंस ऑफ लैमार्किज्म। अच्छा, लैमार्क का पूरा नाम आपको पता है ना, जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क इज द फुल फॉर्म ऑफ द लैमार्क। ठीक, हाँ, अब हम किस में आ रहे थे कि क्या क्या ऑब्जेक्शन था कि लैमार्क की थ्योरी में बहुत सारे लोगों ने कहा कि दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल विद दीज एग्जाम्पल्स। क्या ऑब्जेक्शन है कि आप सबसे पहले देखिए जो आयरन स्मिथ होते हैं, आयरन स्मिथ का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, आयरन स्मिथ लोहार को कहते हैं। वो कंटिन्यू जो है हैमरिंग करते हैं यहाँ पर। ठीक है, उनकी मसल्स क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, डेवलप देयर बाइसेप्स मसल्स, डेवलप देयर बाइसेप्स मसल्स ड्यू टू कंटिन्यू हैमरिंग, कंटिन्यू हैमरिंग। इसका मतलब है यूज ऑफ मसल्स, यूज ऑफ ऑर्गन्स का एग्जाम्पल है ये, लगातार यूज कर रहे हैं सो। ठीक है, तो इसमें उसकी जो मसल्स तो डेवलप हो गई, बट दिस कैरेक्टर was not inherited, लेकिन ये कैरेक्टर वंशागत नहीं हुआ। जबकि लैमार्क का जो फोर्थ पोस्टुलेट था वो क्या करता है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इज
ट्रांसमिटेड इनटू द नेक्स्ट जनरेशन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उस थ्योरी को क्या कर रहा है, डिसअप्रूव कर रहा है। ये एक ऑब्जेक्शन था। दूसरा ऑब्जेक्शन था कि लगातार यूज ऑफ ऑर्गन से डेवलपमेंट होता होगा एवोल्यूशन, लेकिन इन केस ऑफ प्लांट्स द ट्रीज आर कन्वर्टेड इनटू द shrubs and they are developed into the herbs। प्लांट्स के केस में ट्री पहले श्रब में कन्वर्ट हुए, बाद में हर्ब में कन्वर्ट हो गए। इसका मतलब है कि ये जो एवोल्यूशन है, ठीक है ना, एवोल्यूशन इन रिवर्स ऑर्डर, ये रिवर्स ऑर्डर में एवोल्यूशन हो रहा है। ये भी एक क्या है, इसका ऑब्जेक्शन है कि इसका मतलब है कि जो लेमा की थ्योरी क्या है, गलत है। तीसरा आप यहां पर देखें कि जो चाइनीज होती हैं, चाइनीज, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो आयरन शूज पहनते हैं, यूज आयरन शूज टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ देयर, किसी ग्रोथ को रोकने के लिए, फुट, अपने पैरों को की ग्रोथ को रोकने के लिए आयरन शूज पहनते हैं। बट दिस कैरेक्टर इज नॉट इनहेरिटेड, लेकिन आज तक ये लक्षण वंशागत नहीं हुआ, हजारों पीढ़ियों से वो लोग पहन रहे हैं। इसके अलावा और आप देखिए इसका जो ऑब्जेक्शन है कि हमारे हिंदू कल्चर में क्या करते हैं, पियर्सिंग द पिन्ना, piercing the pinna in Hindu culture from thousands of years, but this character is नॉट इनहेरिटेड। ये लक्षण भी वंशागत नहीं हुआ कि यह छिदे हुए कान जो है पहले से क्या हो जाए, बच्चा जो पैदा हो तो उसके छिदे हुए कान हो, ऐसा आज तक नहीं पाया गया। इस तरह चाइनीज़ में भी पैर छोटे नहीं हुए, अभी तक लगातार वो इतने सालों से पहन रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा सिम्टम प्रोड्यूस नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसी तरह से जो हर्ट है, ठीक है, इन केस ऑफ एनिमल्स, in case of vertebrates, heart continued function, ठीक है, थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ हार्ट क्या करता है, फंक्शन करता रहता है, पंपिंग करता रहता है। यह हार्ट पंप्स थ्रू आउट लाइफ, but the size of heart is fixed, not increase in size। आज तक इतनी पीढ़ियों से हार्ट लगातार फंक्शन कर रहा है, तो यूज ऑफ ऑर्गन्स का ये प्रिंसिपल कहता है कि हार्ट भी क्या हो जाना चाहिए, बड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन आज तक हार्ट के साइज में कोई भी चेंज नहीं आया। तो ये सब उसके ऑब्जेक्शंस थे। इन ऑब्जेक्शंस के आधार पर उसकी जो थ्योरी है वो डिसअप्रूव होने लगी। एक साइंटिस्ट हुए वीजमैन स्ट्रांगली अपोज्ड द लैमार्किज्म। इन्होंने लैमार्क की थ्योरी को पूरी तरह से क्या कर दिया, अपोज किया, डिसअप्रूव कर दिया। तो स्ट्रांगली अपोज कर दिया, या कह सकते हैं यहाँ पर डिसअप्रूव कर दिया। कैसे डिसअप्रूव कर दिया? उन्होंने क्या किया कि लगातार कई जनरेशन तक चूहे की पूंछ काटी, ठीक है। दे कट द टेल ऑफ माइस अप टू 20 जनरेशन। लगातार 20 पीढ़ी तक चूहे की पूंछ काटी, बट टेललेस माइस कैन नॉट प्रोड्यूस।
तब भी पूंछ विहीन चूहा उत्पन्न नहीं हुआ। इससे उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो लैमार्क की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, वो पूरी तरह से क्या है, गलत है। और इन्होंने क्या दिया, दे गेव जर्म प्लाज्म थ्योरी, जर्म प्लाज्म थ्योरी। वीजमैन ने क्या किया है, अकॉर्डिंग टू वीजमैन द बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू द टू पार्ट, द सोमेटोप्लाज्म। उन्होंने कहा कि बॉडी में दो पार्ट होते हैं, एक को कहते हैं सोमेटोप्लाज्म, ठीक है, और एक को कहते हैं यहाँ पर जर्म प्लाज्म। तो सोमेटोप्लाज्म तो केवल ग्रोथ के लिए काम आता है। दिस जर्म प्लाज्म इज ओनली इनहेरिटेड, केवल वही कैरेक्टर जो है इनहेरिटेड होते हैं जो जर्म प्लाज्म ने जीन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इस तरह से इन्होंने वीजमैन ने इनकी थ्योरी को पूरी तरह से क्या कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया। लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने लैमार की थ्योरी को फिर से जिंदा करने की कोशिश की, उसको कहते हैं न्यू लैमार्किज्म। तो न्यू लैमार्किज्म में एक साइंटिस्ट हुए हैं यहाँ पर सुमनर, ठीक है, उन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव करने की कोशिश की है। इसके बाद कैमरर ने किया है, मैकडोगल ने किया है, कैमरर, मैकडोगल। सुमनर ने क्या कहा कि अगर इंडिविजुअल्स को हाई टेम्परेचर में रखा जाए तो उनकी भी जो है क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है। तो माइस प्लेस्ड इन high temperature, then pinna and some other character, pinna and some other organs will grow, वृद्धि करते हैं या will increase in size, increase in size। कुछ ऑर्गन्स का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस तरह से इन्होंने इसकी थ्योरी को कुछ हद तक प्रूव करने की कोशिश की। कैमरर ने क्या किया, टोड पर एक्सपेरिमेंट किया था। कैमरर डू देयर एक्सपेरिमेंट इन टोड, ठीक है ना, उसने टोड की स्किन पर एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन बाद में ये एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, सिकार्डिस ने सुसाइड कर लिया था। यहां पर जो मैकडोगल है, मैकडोगल, उन्होंने क्या किया कि जो है चूहे को, इन्होंने चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया। अब इन्होंने क्या किया कि चूहे को एक जो है विशेष जगह पर रखा और पिंजरे में, और उस पिंजरे में दो पोर थे। ये एक पिंजरा है केज, और ये यहाँ पर माइस से चूहे हैं। ये यहाँ पर क्या है, एग्जिट है, दो पोल, और ये यहाँ पर डार्क एग्जिट है, और ये यहाँ पर क्या है, लाइट एग्जिट है। उन्होंने देखा कि जो है यहाँ पर क्या लगा दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट। देखा कि पहले जो चूहे निकल रहे थे लाइट एग्जिट से, उनको करंट लग रहा था, धीमे धीमे उनमें प्रैक्टिस होती गई और ये जो परसेंटेज है करंट लगने कम होता गया। इसका मतलब है कि चूहों की नेक्स्ट जनरेशन पर ये ट्रांसफ़र मैसेज हो गया कि हमको इस रास्ते से जाने पर इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है, इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता चुना बाहर निकलने के लिए। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ने कहा कि धीमे धीमे एडाप्टेशन या धीमे धीमे एवोल्यूशन के थ्रू उनका IQ बढ़ गया होगा चूहे का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज नहीं है और ना ही न्यू लैमार्किज्म पूरी तरह से फुल्ली सपोर्टेड है। अब हम आते हैं किसमें, डार्विनिज्म में। डार्विनिज्म, डार्विन्स थ्योरी। डार्विन का एक और नाम है, क्या कहते हैं, न्यूटन ऑफ बायोलॉजी। यहाँ पर तो डार्विन, यहाँ पर चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, सॉरी, कहाँ के थे ये, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। इनके जो दादा थे, ग्रैंडफादर, वो बहुत बड़े इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट थे। कहाँ के, ब्रिटेन के। तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने जो अपना थ्योरी दी है, दैट इज कॉल्ड द डार्विन्स थ्योरी। और ये जो डार्विन्स थे, इन्होंने HMS बीगल नामक शिप पर, HMS बीगल ये शिप था,
इस शिप पर बैठ करके पूरे संसार की यात्रा की थी, कोस्टल एरियाज़ की यात्रा की थी। और इस कोस्टल एरियाज़ की यात्रा के दौरान यहाँ पर देख जर्नी, they took journey to वर्ल्ड वाइड कोस्टल एरियाज, ठीक है ना। एंड मेनली देयर रिसर्च बेस्ड ऑन finches on Galapagos Island, finches of Galapagos Island। गैलापैगोस आइसलैंड में जो फिंचेस थी, उसे डार्विन फिंचेस का, बर्ड्स की स्पीशीज़ को कहते हैं, उन पर अपनी रिसर्च की थी। अब यहाँ पर जो है ब्रिटिश साइंटिस्ट तो थे, HMS बीगल शिप पर यात्रा की थी। इन्होंने क्या किया, दे इन्फ्लुएंस्ड हाईली बाई, दो लोगों से बहुत प्रभावित थे। एक तो थे माल्थस, ठीक है। उनका जो आर्टिकल था, आर्टिकल ऑन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो ये माल्थस से प्रभावित थे। इन्होंने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर अपना आर्टिकल लिखा था। इसके अलावा ये जो प्रभावित थे साइंटिस्ट से, तो गैलापैगोस आइसलैंड पर तो उन्होंने वर्क किया ही है। इसके अलावा TH माल्थस के साथ साथ यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ ज्योलॉजी चार्ल्स, एक साइंटिस्ट हुए हैं माल्थस के अलावा यहाँ पर, उनका नाम है चार्ल्स लेल। जियोलॉजी पर इनके आर्टिकल हैं। इन दोनों साइंटिस्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इन साइंटिस्ट के आर्टिकल्स को पढ़ करके इन्होंने अपना डार्विन्स थ्योरी या डार्विन्स हाइपोथेसिस प्रस्तुत किया। एंड दे पब्लिश्ड देयर आर्टिकल ऑन बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। उनकी बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति। ये बुक थी यहाँ पर, इसमें इन्होंने अपना आर्टिकल प्रकाशित किया था और इनका जो आर्टिकल था बहुत ज़्यादा क्या हुआ, फेमस हुआ। अब जो चार्ल्स डार्विन थे, उनका जो नेचुरल सिलेक्शन था 5 चीज़ों पर बेस्ड था। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्या क्या था यहाँ पर, हाईली रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि सभी जीवों में जनन की अत्यधिक प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पर हाईली रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी या हाईली रिप्रोडक्टिव रेट, तो सभी जीवों में जनन की अत्यधिक प्रवृत्ति है। दूसरा था यहाँ पर बट पॉपुलेशन आर स्टेबल, जो पॉपुलेशन होता है यहाँ पर, पॉपुलेशन आर स्टेबल। तब भी पॉपुलेशन क्या है, स्टेबल है, क्यों, ड्यू टू कई तरह का स्ट्रगल होता है, इंट्रास्पेसिफिक इन्वायरमेंटल, ड्यू टू स्ट्रगल ऑफ लाइफ। जीवन का जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष के कारण से फिर भी इतनी हाई कैपेसिटी होने के बाद भी जो पॉपुलेशन है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ लिमिटेड हैं, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक जो संपदा है वो भी क्या है, लिमिटेड है। इसके बाद जो वेरिएशंस होते हैं, और यहाँ पर पॉपुलेशन है वेरिएशन, विभिन्नताएं होती हैं,
ठीक है। और जो वेरिएशंस होते हैं वो इनहेरिटेबल होते हैं, वेरिएशंस आर इनहेरिटेबल। इन्होंने 5 पॉइंट पर इनकी पूरी थ्योरी बेस्ड है। सभी जीवों में जैन की अत्यधिक प्रवृत्ति होती है, लेकिन फिर भी आबादी बढ़ती तो है, फिर भी स्थिर रहती है, क्योंकि बहुत तरह का क्या होता है, संघर्ष होता है। नेचुरल सिलेक्शन जो प्राकृतिक चयन होता है, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं। पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन, विभिन्नताएं हैं, और जो विभिन्नताएं हैं वो कैसी हैं, इनहेरिटेबल हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ईजिली चली जाती हैं। अब जो डार्विन की जो थ्योरी थी, उन्होंने अपने सपोर्ट में एक्सप्लेनेशन के लिए क्या ले लिया, यहाँ पर एग्जाम्पल्स ऑफ डार्विन्स एक्सप्लेनेशन। डार्विन ने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए जो एग्जाम्पल लिए, उस एग्जाम्पल में बहुत सारे पॉइंट्स थे। तो सबसे पहले तो डार्विन ने जैसे वहाँ पर जिराफ का जो एग्जाम्पल लिया था, उसी तरह से उन्होंने एग्जाम्पल लिया। लेकिन इन एग्जाम्पल को पढ़ने के पहले सबसे पहले हम जो थ्योरी में 5 पॉइंट थे, उन 5 पॉइंट यहाँ पर देख लें। जो पहला पॉइंट था यहाँ पर, हाई नेटलिटी रेट इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन की अत्यधिक प्रवृत्ति। आपको पता है कि जो एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जीवाणु, वो हर 20 मिनट में 20 मिनट में 1 से 2 हो जाते हैं, फिर अगले 20 मिनट में जो है 2 से कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, 4, फिर अगले 20 मिनट में 4 से कितने हो जाएंगे, 8, फिर अगले 20 मिनट में कितने हो जाएंगे, 8 से 16 हो जाएंगे। लगातार बढ़ रही है संख्या, ज्योमेट्रिक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो हाई नेटलिटी रेट है, इसके कारण से पूरे संसार में बहुत तेज़ी से संख्या क्या होती है, बढ़ती है। अब पॉपुलेशन स्टेबल क्यों है यहाँ पर, बट पॉपुलेशन स्टेबल है। ये तो हमने केवल बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। बैक्टीरिया के अलावा आप अदर्स एग्जाम्पल हायर एनिमल्स में देख लीजिए, तो रिप्रोडक्शन के थ्रू आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। ये सब हाई फर्टिलिटी रेट। पॉपुलेशन स्टेबल है, क्यों स्टेबल है यहाँ पर, ड्यू टू स्ट्रगल, क्योंकि क्या हो रहा है, संघर्ष हो रहा है। संघर्ष क्या होता है, इट इज 3 टाइप्स। पहला होता है यहाँ पर कौन कौन सा, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। आप देख रहे हैं, बिटवीन द सेम स्पीशीज, एक ही प्रजाति के जीवों में बीच में होने वाला संघर्ष। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं मैन टू मैन, मैन का मैन से संघर्ष, लॉयन का लॉयन से संघर्ष। दूसरा होता है यहाँ पर वाई, दिस इज द वेरी हाईली डेंजरस स्ट्रक्चर, बिकॉज देयर जो उनकी आवश्यकताएं हैं ड्यू टू सिमिलर नीड्स। दूसरा होता है यहाँ पर इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। अब यहाँ पर हो सकता है बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज। एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर मैन से रैबिट का। यहाँ पर नीड्स थोड़ी सी डिफर कर जाती हैं। तीसरा जो स्ट्रगल है वो कैसा है, इन्वायरमेंटल है। जो इन्वायरमेंटल स्ट्रगल होता है, इन्वायरमेंटल तो किससे हो सकता है, यहाँ पर विंड है, ठीक है, टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन सब में सबसे ज़्यादा हाई डेंजरस कौन सा है, इंट्रा स्पेसिफिक। अब तीसरा आता है यहाँ पर थर्ड पॉइंट कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड हैं, वेरिएशंस, विभिन्नताएं। वेरिएशंस क्या होती हैं यहाँ पर, डिससिमिलैरिटी बिटवीन या एमंग्स मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज। एक ही स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में जो डिससिमिलैरिटी है, असमानताएं हैं, उन्हें वेरिएशंस कहते हैं। और ये जो वेरिएशंस हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। वेरिएशन कौन कौन से हो सकते हैं, माइक्रो वेरिएशन हो सकते हैं और मैक्रो वेरिएशन हो सकते हैं।
माइक्रो वेरिएशन क्या है, छोटे छोटे से विभिन्नताएं अगर दिखाई दे रही हैं तो ये माइक्रो वेरिएशन है। और अगर यहाँ पर बड़ी वेरिएशंस हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स कहते हैं। और ये क्या है, इसेंशियल फॉर एवोल्यूशन, जैव विकास के लिए ये क्या है, आवश्यक होती है वेरिएशंस। तो पहला हमने देख लिया कैसे हाई फर्टिलिटी रेट है, दूसरा यहाँ पर कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, तीसरा वेरिएशन है नेचुरल सिलेक्शन एज वेल एज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। एक और पॉइंट इन्होंने दिया था नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, उसका एक और नाम है, उसको हम क्या कहते हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इसका मतलब है जो यहां पर फिट है वही क्या रहेगा, जीवित रहेगा, फिटेस्ट। ठीक है, जो फिट है। तो नेचुरल सिलेक्शन में क्या होगा, दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव यूजफुल वेरिएशन, जिसमें यूजफुल वेरिएशंस होंगे। वेरिएशन यूजफुल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। दोज ऑफ विच आर यूजफुल वेरिएशन आर सेलेक्टेड बाय नेचर, वो नेचर द्वारा क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। आप देखते हैं आपके मोहल्ले में आसपास जो है छोटे छोटे पपीज़ जब डेवलप करते हैं, जन्म लेते हैं, तो उसमें से किसी न किसी एक आध को आप अपने घर लाना चाहते हैं, सबको नहीं ला जाते। क्यों, या तो वो बहुत क्यूट होगा, सुंदर ज़्यादा होगा, या उसका कलर बहुत अट्रैक्टिव होगा, या उसकी आइज़ बहुत अच्छी होंगी। तो जो इसमें ऑर्गेनिज्म में यूजफुल वेरिएशन होंगे सेलेक्टेड बाय नेचर एंड हैव पावर ऑफ रिप्रोडक्शन, पावर ऑफ मोर रिप्रोडक्शन, वो ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेगा और उसकी संख्या नेचर में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अब यहाँ पर जो उन्होंने एग्जाम्पल लिए अपनी थ्योरीज को प्रूव करने के लिए, एग्जाम्पल उन्होंने सबसे पहले जिराफ का एग्जाम्पल लिया। अकॉर्डिंग टू डार्विन, अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन के हिसाब से जिराफ हैव वेरियस, जिराफ आर ऑफ वेरियस शेप एंड साइज, वेरियस साइज, ठीक है ना, विभिन्न साइज के थे, पहले से थे, ठीक है। दोज हु हैव लॉन्ग नेक एंड फोर लिम्स, जिनमें लंबे पैर थे, आगे के पैर, और क्या थी, लंबी गर्दन थी, ठीक है, बिकम सेलेक्टेड इन नेचर, वही नेचर में सेलेक्ट हो गए एंड सरवाइव कर गए, बाकी सब क्या हो गए, डेथ हो गई। ये डार्विन कहता है। लेमार्क ने क्या कहा था कि नहीं, बकरी के शेप के थे या बकरी के साइज के थे, धीमे उन्हें अपनी लंबाई गर्दन की क्या कर ली, बढ़ा ली। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसको समझाने के लिए कि मॉथ का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऑफ मॉथ, ठीक है, क्या लिया है यहाँ पर, एक मॉथ था, उसका नाम था बिस्टन बेटुलेरिया, बिस्टन बेटुलेरिया, ठीक है, विच हैव क्रीम कलर्ड ठीक है, विद स्पॉट्स एंड रिजेंबल्ड किसे, लाइकेंस, लाइकेंस से रिजेंबल करता था। लाइकेन आप जानते हैं लॉन्ग ट्रीज में या वो वुडी ट्रंक जो होता है उसमें लगे रहते हैं, और बहुत इंडिकेटर होते हैं यहाँ पर लाइकेन किसके, एयर पोल्यूशन के। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यू टू
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुई एंड वेरी हाई एयर पॉल्यूशन टेक्स प्लेस, बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइकेन टेक्स प्लेस। लाइकेन क्या हो गया? डिस्ट्रक्ट हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइकेन टेक्स प्लेस। अब लाइकेन का डिस्ट्रक्शन हो गया एंड द moth was easily spotted by predators। जो परभक्षी थे वो आसानी से मौत को पहचानने लगे और पहचान करके क्या करने लगे? उनको खा करके नष्ट करने लगे। अब क्या होगा? ऐसे मौत जिन्होंने अपने में मॉडिफिकेशन कर लिया, ठीक है ना, आफ्टर 90 to 100 years the color of moth changed from cream to black, also known as, उसका एक और नाम दिया गया बिस्टन पेटुलेरिया कार्बोनिका। फॉर देयर सर्वाइवल, अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या कर दिया? अपने कलर को चेंज कर दिया। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, अभी तक इतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं देखा गया ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक चयन का इससे अच्छा एग्जाम्पल अभी तक कोई भी देखने को नहीं मिला है। बिस्टन बेटुलेरिया में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप खोजा गया। इसी प्रकार से जो मॉस्किटो में जो डीडीटी रेजिस्टेंस पावर है, दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, डीडीटी रेजिस्टेंस इन मॉस्किटो। मॉस्किटो में पहले डीडीटी जब केमिकल छिड़का जाता था तो बहुत तेजी से कैजुअलिटी या डेथ होती थी, ठीक है, लेकिन धीमे धीमे इसकी कुछ मेंबर्स थे, उन्होंने क्या कर लिया? रेजिस्टेंस कर लिया, प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली और उसके कारण से यहाँ पर मोस्ट ऑफ द मॉस्किटो was damaged, was killed out by DDT, but some have to power to resist against DDT। कुछ ने रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर ली एंड देयर काउंट इंक्रीजेस। इनका ही काउंट तेजी से क्या हुआ? बढ़ा, और बाकी जो यहाँ पर क्या हो गए? डैमेज हो गए। तो इनकी संख्या जो रेजिस्टेंस वालों की बढ़ गई, इस रेजिस्टेंस की संख्या बढ़ने के कारण यहाँ पर क्या हो गया? तो काउंट इंक्रीज किया ड्यू टू वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये भी डार्विन्स थ्योरी को अप्रूव्ड करने के लिए, सत्य स्थापित करने के लिए इन्होंने यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को दिया। अब इसी तरह से एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप देखें सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, हंसिया के उदाहरण, ठीक है। यहाँ पर तो कैसा था? होमोजाइगस रिसेसिव, फॉर होमोजाइगस
रिसेसिव आर लीथल। अगर होमोजाइगस रिसेसिव एलील हैं तो उसके लिए सिकल सेल एनीमिया लीथल होता है, बट फॉर हेट्रोजाइगस कंडीशन, अगर यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, इनको जाएगा मलेरिया इज नॉट डेवलप्ड, मलेरिया इज नॉट डेवलप्ड, ठीक है। तो इसीलिए हेट्रोजाइगस एंड दीज members count increasing continuously इनकी संख्या लगातार ऐसे मेंबर्स की बढ़ रही है जो कैसे हैं, हेट्रोजाइगस हैं। ये भी नेचुरल सिलेक्शन का ही क्या है, एग्जाम्पल है। अब इतने सारे इन्होंने अपने एग्जाम्पल दिए, अलग अलग साइंटिस्ट ने तर्क दिए कि डार्विन्स थ्योरी को क्यों क्या किया जाए, माना जाए। अब यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्शंस टू डार्विन्स थ्योरी। डार्विन की थ्योरी में क्या क्या ऑब्जेक्शन थे, क्या थे, विरोध थे, कि डार्विन्स की थ्योरी बहुत सारे लोगों ने कहा कि इट इज़ नॉट अप्रूवेबल, ये अप्रूव नहीं है। क्यों नहीं हो सकती है अप्रूव, क्योंकि यहाँ पर इनको इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स का नॉलेज नहीं था। दे डू नॉट नो अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। लक्षणों की वंशागति के बारे में डार्विन को नॉलेज नहीं थी। दूसरा क्या था यहां पर कि दे डिड नॉट एक्सप्लेन द origin of mutation, origin of वेरिएशन। वेरिएशन की जो उत्पत्ति है उसके बारे में नहीं बता पाए, एंड कनेक्टिंग लिंक्स को नहीं समझा पाए, ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स को नहीं समझा पाए। तो वेरिएशन की उत्पत्ति कैसे होती है, कनेक्टिंग लिंक्स का क्या इफेक्ट होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स का क्या इफेक्ट होता है, ये सब ये कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और इन्होंने माइक्रो वेरिएशंस को तो माना लेकिन उसकी उत्पत्ति नहीं बता पाए, और मैक्रो वेरिएशंस का दे डिड नॉट एक्सप्लेन मैक्रो वेरिएशन। माइक्रो तो ठीक है, यहाँ पर ओरिजिन ऑफ माइक्रो वेरिएशन, मैक्रो वेरिएशन, ये मैक्रो है, मैक्रो वेरिएशन के बारे में ये कुछ नहीं बता पाए। ठीक है, क्यों नहीं बता पाए, क्योंकि इनको वास्तव में उसकी जेनेटिक्स की या इंटेंस की नॉलेज नहीं थी। और सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म में दे डिड नॉट एक्सप्लेन, दे डिड नॉट डिस्टिंग्विश्ड differentiate between somatoplasm and germ plasm। तो सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म के बारे में उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दीज आर द वेरियस ऑब्जेक्शंस टू द डार्विन्स थ्योरी। अब इन ऑब्जेक्शंस के बेस पर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं कि उन्होंने क्या किया, मॉडिफाइड फॉर्म दिया है यहाँ पर न्यू डार्विनिज्म के नाम में। उसमें हक्सले है, अर्स्ट मेयर हैं, न्यू डार्विनिज्म, जे हक्सले यहाँ पर, ठीक है। इस
जूलियस हक्सले ने भी दिया है, इसके अलावा सेवाल राइट ने दिया है। ठीक है, जूलियस हक्सले हैं, सेवाल राइट हैं, और सेवाल राइट के अलावा जो है अर्स्ट मायर हैं, एच जे मुलर हैं, ये राइट RIGHT। ठीक, एच जे मुलर हैं, एच जे मुलर। री एक्सप्लेन द डार्विन्स थ्योरी विद सम मॉडिफिकेशन। कुछ सुधार के आधार पर उन्होंने फिर से क्या दिया, अपनी अलग से थ्योरी दी, उसको क्या नाम दिया गया, न्यू डार्विनिज्म कहा गया। अब यहाँ पर एक नेचुरल सिलेक्शन आता है कि किस तरह से नेचुरल सिलेक्शन होता है। द टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, द टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन कैसे होता है। तो आपने देखा है कि जो प्राकृतिक चयन, अभी यहाँ पर बार बार वर्ड यूज हो रहा था, वास्तव में जो प्राकृतिक चयन है वो 3 प्रकार का है यहाँ पर। तो 3 टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स कौन कौन से हैं यहाँ पर। एक स्मॉल साइज इंडिविजुअल्स था, मीडियम साइज इंडिविजुअल्स था, एवरेज साइज भी इसको कहते हैं, एवरेज साइज इंडिविजुअल था, और क्या था यहाँ पर, एक लार्ज साइज था। तो टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल 3 प्रकार के हो गए, स्मॉल साइज के हो गए, लार्जर साइज, एवरेज साइज के हो गए। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इंडिविजुअल्स, द नेचुरल सिलेक्शन इज 3 टाइप्स, नेचुरल सिलेक्शन इज 3 टाइप्स, 3 प्रकार का है। किसके बेस पर, ये टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल है, स्मॉल साइज, मीडियम साइज और लार्ज साइज। अब देखिए कौन कौन सा है 3 टाइप का। एक को कहते हैं यहां पर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। नाम से समझ में आ रहा है कि जो यहाँ पर पॉपुलेशन को या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को क्या करे, स्टेबलाइज करे, और एक डायरेक्शनल सिलेक्शन, और तीसरा यहाँ पर डिसरप्टिव सिलेक्शन, 3 तरह का है। अब हम इनका ग्राफिकली इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे स्टेबलाइजिंग कौन सा होगा, डायरेक्शनल कौन सा होगा, और कैसा होगा, डिसरप्टिव कौन सा होगा। तो इससे पहले हम यहाँ पर एक ओरिजिनल पॉपुलेशन देख लें। अब यहाँ पर मैं 3 कलर का यूज कर रहा हूँ, आप देखिए। एक कलर आपने देख लिया, एक कलर का यूज ये देख लिया, और तीसरे कलर का यूज ये देखिए। ये यहां पर है एवरेज साइज, देख रहे हैं आप। ये यहां पर क्या है, स्मॉल साइज। और जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है कि यहां पर ओरिजिनल पॉपुलेशन कौन सी है, ये स्मॉल इंडिविजुअल्स कौन से हैं, और यहां पर क्या है, लार्ज साइज पॉपुलेशन, लार्ज साइज इंडिविजुअल्स, स्मॉल साइज इंडिविजुअल्स, और ये क्या है, स्मॉल साइज इंडिविजुअल्स। आप देख रहे हैं, दिस इज द ओरिजिनल पॉपुलेशन। ये क्या है, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन ऐसी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर उनको 3 तरह से क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ले लिया है, फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर क्या ले लिया है, इस वाले रो में, इस रो में ले लिया है फिनोटाइप।
फिनोटाइप। ठीक, अब आप देखिए इस एवरेज साइज को हमने रेड कलर से इंडिकेट किया है, स्मॉल साइज को ब्लू कलर से और लार्ज साइज को किससे, ब्लैक कलर से। अब हम यहाँ पर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन बना रहे हैं, तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में जो एवरेज साइज है उसकी ही की संख्या वो होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरेज साइज। आप देखिए ठीक है, देखिए मैं ऐसे बना रहा हूं, आप देख रहे हैं यहां पर कि जो फ्रीक्वेंसी है वो एवरेज साइज की ही ये देखिए रेड कलर से इसको बना रहे हैं। अब क्या लिखेंगे यहां पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरेज साइज इंडिविजुअल हाई। ये यहां पर क्या है, स्मॉलर साइज फ्रीक्वेंसी है, स्मॉलर साइज फ्रीक्वेंसी या, और ये यहां पर क्या है, लार्ज साइज फ्रीक्वेंसी या इंडिविजुअल्स। दूसरा देखिए डायरेक्शनल सिलेक्शन है। जो डायरेक्शनल सिलेक्शन होता है उसमें जो लॉन्गेस्ट इंडिविजुअल होते हैं वो ज़्यादा सिलेक्टेड होते हैं नेचर में। अब आप देखिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो यहां पर क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइज या लॉन्गेस्ट साइज के अलावा एक और कह सकते हैं यहां पर, कौन सा, जो एंड पार्ट होता है, ठीक है, तो फोर्थ कमिंग जनरेशन या फ्यूचर जनरेशन फ्रीक्वेंसी हाई। अब आप देख रहे हैं इसको अगर हम डायग्रामेटिक बनाएंगे तो जो डायरेक्शनल सिलेक्शन शो कर रहा है ये फ्यूचर जनरेशन को शो कर रहा है। ये वाला आपका हो गया स्मॉल साइज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और ये आपका क्या देख रहा है, ये है मीडियम साइज फ्रीक्वेंसी, और ये वाला आपका किस कलर से था, ब्लैक कलर से बनाया हुआ था, फ्यूचर और लॉन्ग साइज्ड इंडिविजुअल। तीसरा था डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन में क्या होता है कि जो एवरेज साइज इंडिविजुअल होते हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। आप देखिए जो डिसरप्टिव सिलेक्शन है यहां पर जो एवरेज साइज इंडिविजुअल है वो खत्म हो गए। दिस इज द स्मॉल साइज फ्रीक्वेंसी, इज द लार्ज साइज फ्रीक्वेंसी, और यहां पर क्या है, मीडियम साइज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स। मीडियम साइज की फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअल्स की टोटल क्या हो गई, खत्म हो गई है। तो अगर आपको इसमें नेचुरल सिलेक्शन देखना है तो नेचुरल सिलेक्शन में अभी यहाँ पर अगर आपको एवोल्यूशन देखना है तो एवोल्यूशन ऑफ जिराफ है, एवोल्यूशन ऑफ डीटी रेजिस्टेंट मॉस्कीटो है, तो ये डायरेक्शनल फ्रीक्वेंसी है। जबकि जो ओरिजिनल पॉपुलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वैसी बनती है। अब नेचुरल सिलेक्शन के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। हमने लैमार्कवाद पढ़ लिया, डार्विनवाद पढ़ लिया, म्यूटेशन थ्योरी में उत्परिवर्तनवाद। तो हम इसके बाद म्यूटेशन थ्योरी, और म्यूटेशन थ्योरी के बाद जो हमारा सिंथेटिक थ्योरी आती है, सिंथेटिक थ्योरी के बाद यहाँ पर कैसे ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है, और ह्यूमन एवोल्यूशन के बाद टॉपिक खत्म हो गए। ये सारे टॉपिक नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ओके, थैंक यू।